हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कुछ पदार्थों के उनके कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? यानी आपके समक्ष ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आपको उस जो है बढ़ते क्रम व्यवस्था को पहचानना है और आपको अपना आंसर देना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? कुछ पदार्थों के उनके कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? इट मीन अ फ्यू सब्सटेंस आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of between their particle. Which one of flowing represent a correct arrangement? You know that question here. A few substances are the arranged in the increasing order of forces of attraction between their particles. Which one of the following represent a correct arrangement? The question is very interesting. Option here A जल वायु और वायु, यानी देखा जाए तो यहाँ पर दो बार वायु लिखी गई है, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। देखिए, एयर को भी हम वायु कहते हैं और विंड को भी वायु कहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वायु के ऑप्शन आ गए हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बोला है वायु चीनी तेल, और सी कह रहा है ऑक्सीजन पानी चीनी, और डी कह रहा है नमक रस हवा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, ये आकर्षण बल जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और उसको व्यवस्थित करना ये भी महत्वपूर्ण होती है। कुछ पदार्थों के उनके कणों के बीच जो है बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही व्यवस्था प्रतिनिधित्व करता है? तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन इसका सही प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि सी में देखिए ऑक्सीजन है, पानी है और चीनी है। लेकिन अगर आप देखिएगा ए में जल एयर और विंड है, बी है वायु चीनी तेल, और डी कह रहा है नमक रस हवा। तो इसकी व्यवस्था सही नहीं लग रही है कि नमक रस हवा जल के साथ विंड और वायु एक जैसा ही लग रहा है, और बी कह रहा है वायु चीनी तेल। तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन सी ऑप्शन ही है जो करेक्ट यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी सही जाएगा, ऑक्सीजन पानी चीनी। तो हम सी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि 25 सेल्सियस 38 सेल्सियस और 86 सेल्सियस को केल्विन पैमानों पर परिवर्तन करने पर तापमान का सही क्रम क्या व्यवस्थित होगा? क्वेश्चन समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, 25 सेल्सियस 38 सेल्सियस और 86 सेल्सियस के केल्विन पैमानों पर परिवर्तन करने पर तापमान का सही क्रम क्या होगा? मीन ऑन अ कन्वर्टिंग 25 सेल्सियस 38 सेल्सियस एंड 66 सेल्सियस टू केल्विन स्केल, the correct sequence of temperature will be. You know that question is very interesting. On the converted 25 Celsius, 38 Celsius and 66 Celsius Kelvin scale, the correct sequence of temperature will be. The option here 298 Kelvin
to 311 Kelvin and 339 केल्विन। बी ऑप्शन कहता है कि 298 केल्विन, 300 केल्विन और 338 केल्विन। सी कह रहा है 273 केल्विन और 278 केल्विन के और 543 केल्विन। और डी कह रहा है 298 केल्विन और 310 और 338 केल्विन। देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। हमसे ये पूछा है कि सेल्सियस को अगर हम केल्विन में चेंजेस करते हैं तो कौन सा सीक्वेंस जो है यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि हम किससे प्लस करेंगे कि ये केल्विन में कन्वर्ट होगा। तो आपको जो है 273 से प्लस करना पड़ेगा सभी सेल्सियस को, तो ऑटोमेटिक जो है आपको केल्विन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए पहले अगर सेल्सियस को हम 25 सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 25 सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, 273 इज इक्वल टू 298। तो पहला इक्वेशन तो ये बन गया हमारा कि 298 आ रहा है और 219 ए बी डी में है लेकिन सी में नहीं है, तो इसका मतलब सी जो है एलिमिनेट हो गया यहाँ पर। दूसरा सीक्वेंस ये बन रहा है कि 38 को प्लस करेंगे 273 से तो हमारा आएगा 311 केल्विन। अब देखिए दूसरा नंबर पर 311 कहाँ पर है, तो ऑप्शन आपको बी में ए में नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही जा रहा है ना, क्योंकि दो सीक्वेंस तो सही गया, तो इसका मतलब तीसरा भी सही जाएगा। और तीसरा देखिए 66 प्लस 273 339, ये इसका मतलब जो है ए ऑप्शन आपका सही है। तो ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको समझना ज़रूरी है कि सेल्सियस को हम केल्विन में किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है और इसको आपको समझना है और एग्ज़ाम में अच्छे से करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है। आपने सुना कि फ्लेक्सिबिलिटी इन अ प्लांट इज ड्यू टू, द फ्लेक्सिबिलिटी इन अ प्लांट इज ड्यू टू। तो क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखा जाए ऑप्शन पे अगर हम नज़र डालें तो पहला ऑप्शन बोलता है क्लोनोचीना, ऑप्शन बी स्क्लेरोकाइमा, ऑप्शन सी प्रोकाइमा और डी क्लोरोनचीना। तो देखा जाए दो क्लोरोकाइमा के अंतर्गत है, दो चीना के अंतर्गत है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है। देखिए पौधे को आप एक टहनी को तोड़ो और उसको मोड़ के देखो, क्या वो फोल्ड हो जाती है, यानी वो लचीला है। तो आखिर लचीलापन किसके कारण हुआ, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पौधों में लचीलापन किसके कारण आया। मैं आपको अगर आपको आंसर बताने की कोशिश करूँ तो कहते हैं क्लोनोचीना एक युवा डाइकोटोडेनस तने में एक यांत्रिक ऊतक है। देखिए क्लोनोचीना जो है डाइकोटाइडोनस तना में एक यांत्रिक ऊतक है और उन अंगों का लचीलापन के साथ महान तंत्र शक्ति प्रदान करता है, यानी लचीलापन के साथ साथ उसको तन्यता का शक्ति प्रदान करता है, जिनमें यह पाया जाता है। और यह पौधे विभिन्न हिस्सों को आसानी से मोड़ने की अनुमति देती है, यानी इन पौधों को आप बहुत आसानी से मोड़ भी सकते हो। तो इसका मतलब जो है आंसर होगा ए क्लोनोचीना, यानी पौधों में लचीलापन के कारण जो है क्लोनोचीना है, जिसके कारण लचीलापन आती है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन कि पौधों में लचीलापन किसके कारण आता है, तो क्लोनोचीना के कारण जो है लचीलापन हमें नज़र आती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या नज़र आता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है किसी गतिशील वस्तु के त्वरण को मापने की सही इकाई क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी गतिशील वस्तु के त्वरण को मापने की सही इकाई क्या है। हम किसी
जो है वस्तु को हम मेजरमेंट किस तरह से कर सकते हैं। द क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट यूनिट फॉर मेजरिंग द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यू नो दैट क्वेश्चन इज हियर व्हाट इज द करेक्ट यूनिट फॉर द मेजरिंग द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑप्शन देखें, क्या हम उसको मीटर में मापेंगे, या बी सेकेंड में, या सी ms-2 में, या डी ms में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझना जरूरी है और विचार करना जरूरी। किसी गतिशील वस्तु यानी कोई दौड़ता हुआ वस्तु को यानी चलती हुई वस्तु के त्वरण को मापने की सही इकाई के रूप में हम किसको चुन सकते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ बहुत ही आसान है। अगर मैं बताऊं, किसी गतिशील वस्तु का त्वरण मीटर प्रति सेकेंड यानी देखा जाए तो स्क्वायर, देखा जाए तो मीटर सेकेंड स्क्वायर यानी मीटर प्रति सेकेंड वर्ग में मापा जाता है। किसी वस्तु का त्वरण हम मीटर प्रति सेकेंड वर्ग में मापते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर जो जाएगा वो सी सही जाएगा। आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, ms-2 यानी किसी गतिशील वस्तु के त्वरण को अगर मापना है आपको तो उसका यूनिट जो लगेगा वो लगेगा ms-2। तो ms-2 आपका सही। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें गति ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन करना शामिल है। देखिए, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन ऑप्शनों को समझ के बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा क्रिया है जिसके कारण गति ऊर्जा जो है स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया कि इनमें से कौन सा जो है गतिज ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाली है और समझिए तो देखिए क्या है। विच ऑफ दिस इन्वॉल्व टू द कन्वर्जन्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। नो दैट क्वेश्चन हियर, विच ऑफ दिस involved there is the kinetic energy to potential energy। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम ऑप्शनों पर ध्यान दें तो ऑप्शन पहला कहता है कि एक व्यक्ति बोट से पानी के तालाब में गोता लगा रहा है, यानी ऊपर बोट पे खड़ा है और उसे पानी में जो है गोता मार रहा है। तो क्या ये जो है गति ऊर्जा की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन किया, सोचिए। दूसरा है बी, पैराशूट की मदद से हवा में उड़ता एक व्यक्ति। पैराशूट की मदद से जो हवा में उड़ रहा व्यक्ति, क्या उसमें गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। या सी, पानी की स्लाइड के ऊपर से फिसलता हुआ एक व्यक्ति। पानी के स्लाइड में फिसलता हुआ व्यक्ति क्या इस ऊर्जा को मान्यता दे सकता है। या डी, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से ओवरब्रिज के शीर्ष तक जा रहा है, क्या ये गति ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन समझने वाली है कि इनमें से कौन से जो है गति ऊर्जा की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन करता है। देखा जाए एक व्यक्ति बोट से पानी के तालाब में गोता लगा रहा है। देखिए, इसमें गति ऊर्जा तो स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का, देखिए गति ऊर्जा तो है लेकिन स्थिति ऊर्जा इसमें नहीं, क्योंकि गोता लगा रहा है। पैराशूट की मदद से हवा में उड़ रहा है, हवा में तो उड़ रहा है तो गति ऊर्जा यहाँ पर जो है कार्य कर रहा है, स्थिति ऊर्जा तो है नहीं। पानी की स्लाइड के ऊपर से फिसलता हुआ एक व्यक्ति, और मान लीजिए कोई फिसल रहा है तो वहाँ पर तो है लेकिन स्थिति ऊर्जा कहाँ है, तो गति ऊर्जा में है। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से ओवरब्रिज के शीर्ष तक जा रहा है। देखिए, ओवरब्रिज में अगर क्रॉस करता है कोई व्यक्ति तो उसमें गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। कारण क्या बनता है कि मोटर बाइक चलाने वाला व्यक्ति में गति ऊर्जा के कारण गति ऊर्जा होती है। जो मोटर बाइक चलाने वाला व्यक्ति में गति के कारण, गति जो कर रहा है व्यक्ति, तो उसमें गति ऊर्जा होती है जो ओवरब्रिज के शीर्ष पर पहुंचाने के बाद स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जैसे ही ओवरब्रिज के शीर्ष पर जाएगा वहाँ पर स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन कर देगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी सही जाएगा।